मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। और आज की जो बहुत इम्पोर्टेंट खबरें हैं, एक तो हमारे गृह मंत्री चीन और अरुणाचल की जो सीमा क्षेत्र है, और अरुणाचल की तरफ से किविथु एक गांव है जहां से केवल 1 किलोमीटर दूर चैन है। वहां आज अमित शाह गए, उन्होंने रात बिताई। से चीन में खलबली मच गई है, बौखला गया है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सीपीआई जो 1920 की पार्टी थी, उसकी राष्ट्रीय पार्टी का तमगा छिन गया। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय पार्टी से। क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज़ी से घटित होती हैं और कुछ ना कुछ चुनाव चलते रहते हैं। तो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, हिमाचल के, गुजरात के, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के, तो उन सब चुनावों में जो परिणाम आए हैं, उसके आधार पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिल गया। और जिसके लिए आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय पार्टी मिल जाए, ताकि उनको एक दिल्ली में रहने के लिए बंगला मिल जाए और दिल्ली में एक ऑफिस मिल जाए। अभी उनको जो ऑफिस मिला हुआ है वो क्षेत्रीय पार्टी के हिसाब से मिला हुआ है। तो चूँकि अभी हिमाचल में उसने 6% वोट लिया, गुजरात में 13%, दिल्ली में 29%, पंजाब में 42%, तो इतना ज़्यादा उनका वोट परसेंट हो गया। रूल है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 4 राज्यों में 6% वोट मिले तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और अगर लोकसभा की टोटल 2% सीटें में से 3 राज्यों में 2% सीट मिल जाए तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो चूँकि आम आदमी पार्टी को पंजाब से भी उसके लोकसभा के सदस्य हैं और उसके 2 जगह सरकारें होंगी, दिल्ली में और पंजाब में, और इसके अलावा बाकी राज्यों में उनको कुछ ना कुछ वोट परसेंट मिलता रहता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो उसका मेघालय में और त्रिपुरा में, नागालैंड में कुछ हिस्सा होता था, वहाँ वो हार गई। तो अब केवल बंगाल की पार्टी रह गई है, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी महाराष्ट्र के अलावा उनका थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा सा गुजरात में और आसपास के राज्यों में थोड़ा सा उनका वोट परसेंटेज होता था। लेकिन अभी उनको मेघालय से उनकी पार्टी टूट गई, पूरी की पूरी पार्टी। चूँकि वो संगमा ही एनसीपी बने थे, तो इसलिए उनको दर्जा मिल गया था। चूँकि संगमा वापस चले गए, अब उन्होंने अपनी पार्टी बना दी। संगमा के बेटे, जिसमें कोनार्ड संगमा है, जो अभी सीएम है मेघालय के, उन्होंने एनपीपी बना दी है। तो इसके कारण उन्होंने इनका राष्ट्रीय पार्टी का तमगा छिन गया। और इसी तरह से सीपीआई जो इतनी बड़ी पार्टी थी, और इस देश में जो कम्युनिज्म का आंदोलन है, वामपंथी आंदोलन के प्रणेता, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी भाकपा थी। और उस पार्टी का 63 में डिवीज़न हुआ था, सीपीएम बने थी। तो सीपीआई का आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो गया, क्योंकि उसको अब वोट नहीं मिल रहे हैं, उसको सीटें नहीं मिल रही। और सीपीएम का अभी बंगाल में है, केरल में है और त्रिपुरा में है। तो इसके कारण उसको अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इसका भी दर्जा जल्दी खत्म हो जाएगा। और अभी बीएसपी का है, तो बीएसपी का भी दर्जा खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की ही पार्टी रह गई है। बाकी जगह से उसका वोट परसेंटेज कम हो रहा है। तो देखते हैं कि उसका दर्जा कब खत्म होता है। तो ये एक दिल्ली के लिए और देश के लिए एक राजनीतिक खबर थी। तो मित्रों, दूसरी जो बड़ी खबर है वो है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह किविथु गए हैं। और किविथु चीन से एकदम 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जैसे आज वहाँ अमित शाह पहुँचे, आज रात को वहीं रुकेंगे। तो चीन की तरफ से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि चीन की संप्रभुत्व से खिलवाड़ हो गया है। ये जो इलाका जहाँ अमित शाह है वो चीन का इलाका है, साफ साफ चीन का इलाका है। और यहाँ इन्होंने हमारी संप्रभुता से इन्होंने खिलवाड़ किया है। तो अब हम इस पर अपना घोर विरोध करते हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किविथु में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की। और थल सेना एवं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के पराक्रम ने सुनिश्चित किया है कि कोई भी भारत की 1 इंच जमीन का अतिक्रमण नहीं कर सकता। किविथु भारत के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित एक गांव है
शाह ने पूर्वोत्तर में किए गए ढांचागत विकास से जुड़े विकास कार्यों की ओर इशारा करते हुए कहा सीमावर्ती इलाके में मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा वह युग चला गया जब कोई हमारी भूमि का अतिक्रमण कर सकता था। अब सुई के नोक के बराबर भूमि पर आक्रमण नहीं कर सकता। 1962 के युद्ध के दौरान हमने प्राण न्यौछावर करने वाले किवुत के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि संसाधन के अभाव में के बावजूद अदम्य साहस के साथ लड़े। शाह ने कहा कि अरुणाचल में कोई भी नमस्ते नहीं बोलता क्योंकि लोग यहाँ एक दूसरे का अभिवादन जय हिंद के साथ करते हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। मित्रों, आज एक और अच्छी खबर है, वो सेना की ही है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निवीर योजना को मोहर लगा दी। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि योजना गलत है, इसमें जो 4 साल की सेवा है ये ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आज मामला गया तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया था। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस JV पारदीवाला ने कहा कि अग्निपथ योजना शुरुआत से पहले रक्षा बलों में शारीरिक तथा चिकित्सीय जांच सहित विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्त अधिकार करना नहीं है। पीठ ने कहा क्षमा कीजिए, हम हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हाई कोर्ट ने सभी पहलों पर गौर किया है। इसके साथ ही पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो अब जो वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित एक और याचिका है उस पर 27 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है इसको 2 तरह से देखा जाना चाहिए। एक तो कि जो भी भारतीय सेना में जाएगा वो अनुशासन सीखेगा और भारतीय सेना को यंग लोग मिलेंगे, यानी 17 से 24-25 साल तक के बच्चे मिलेंगे। और जब वो लौट के आएंगे तो जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें भी अनुशासित लोग जाएंगे। और तीसरा कि अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं 4 साल बाद तो आप अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। और एक अनुशासित सिपाही जो फौजी होता है उसका अनुशासन देखने लायक होता है। तो इसलिए इसका विरोध करना ठीक नहीं है। मित्रों, आज जो कोरोना है उसके खिलाफ चूंकि कोरोना केस बढ़ रहे हैं तो इसलिए आज मॉक ड्रिल किया गया। तमाम हॉस्पिटलों की प्रिपेयरनेस को देखा गया, जांचा गया। जगह जगह मंत्री थे, कहीं मनसुख मांडविया थे, कहीं दूसरे ऑफिसर थे। तो उन्होंने जो जो कमियां थी किसी हॉस्पिटल की उन कमियों को उजागर किया और उनको दुरुस्त करने के लिए कहा। तो चूँकि आपको पता ही है कि कोरोना के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। कल गुलाम नबी आज़ाद ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें गांधी परिवार पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। तो आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद मोदी की वफादारी के चक्कर में गिरते जा रहे हैं और उन्हें सब कुछ कांग्रेस ने दिया लेकिन उसके बावजूद वो कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। इसी तरह से आज उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी कहा कि जो विदेश जाते हैं तो कम से कम वो चश्मा छोड़कर जाएं, यानी जिस चश्मे से आप हिंदुस्तान को देख रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को देख रहे हैं, कम से कम विदेश में जाके तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था क्योंकि राहुल गांधी ने विदेश जाके अभी बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। तो इसके अलावा मित्रों कुछ और खबरें हैं। गुजरात सरकार ने याचिकाकर्ताओं के मकसद पर किए सवाल। शीर्ष अदालत ने 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच की गई। जो 2002 से 2006 के बीच फर्जी मुठभेड़ हुए हैं उनके मामलों को लेकर जगह जगह याचिकाएं हो रही हैं। तो सरकार ने कहा कि ये अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, इसमें कुछ याचिकाएं दर्ज हो रही हैं, उनका मकसद दूसरा है। 2007 में जावेद अख्तर और उनकी पत्नी शबाना आज़मी, दूसरे जो जावेद अख्तर हैं और शबनम हाज़मी हैं और तीसरे हैं पत्रकार VG वर्गीज़। इन्होंने एक याचिका दर्ज की थी और कहा था कि जो ये 2002 से 2006 के बीच मुठभेड़ हुई हैं
उनकी जांच कराई जाए। तो उस पर अब सुनवाई शुरू हो गई है। तो मित्रों, इसके अलावा आईपीएल चल ही रहे हैं और दिल्ली कैपिटल्स और इंडियंस के मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। तो दिल्ली कैपिटल्स अभी तक कोई मैच नहीं जीत पाई है, तो उसको जीत की बड़ी उम्मीद है। और लखनऊ सुपर जायंट शानदार अर्धशतकीय के पारी के दौरान शॉट खेलते हुए ओपनर विराट कोहली ने ज़बरदस्त मैच बनाए। और कल का मैच तो ज़बरदस्त था। रिंकू ने जो कल 5 बॉलों पर छक्के मारे, वो देखने लायक था। तो एक गरीब बच्चा इस तरह से नाम कमा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मित्रों, आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।